बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 6 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 7 मुलाहिज़ा फरमाएं। नागराज से अशोक प्रधान की मुलाकात गोया इस मंसूबे की तकमील थी और मंसूबा ये था कि माउंट इबू की पहाड़ियों में ऐसे कैंप कायम किए जाएं जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाए। नौजवानों को दहशत गर्दी की तरबियत देने के लिए माहिरीन को भी यहाँ भेज दिया गया। माउंट इबू पहाड़ी इलाका है जहाँ कदम कदम पर खूबसूरत कुदरती मनाजर बिखरे हुए हैं, जहाँ दुनिया का बेहतरीन संगे मरमर पाया जाता है। दूसरी तरफ इन पहाड़ियों में ऐसी जगह भी हैं जहाँ ऐसे अड्डे कायम किए जा सकते हैं जो दूसरे लोगों की नज़रों से पोशीदा रहें। मंसूबे के मुताबिक यहाँ उन नौजवानों को तरबियत दी जाती है जो पाकिस्तान में किसी न किसी वजह से अपनी हुकूमत से नाराज थे और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों और महरूमियों का इंतकाम लेना चाहते थे, या वो लोग जो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। बाद लोग तो खुशी से यहाँ आने को तैयार हो जाते और बाद लोगों को अगवा करके यहाँ लाया जाता। हर नौजवान पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उनसे जो काम लिया जाता है उनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कैंपों में आते ही सबसे पहले उन नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। उनके ज़हनों में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जाती है कि वो पाकिस्तान का नाम सुनते ही भड़क उठते। ब्रेन वॉशिंग के बाद माहिरीन उन्हें तखरीब कारी और गोरिल्ला जंग की तरबियत देते। तरबियत मुकम्मल होने के बाद उन्हें सरहद पार पहुंचा दिया जाता है जहां से वो अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हो जाते हैं। पाकिस्तान में रईस कुब्बू जैसे हमारे बहुत से एजेंट मौजूद हैं जो इनके अलावा ऐसे आदमी हैं जो पसे पर्दा रहकर उन नौजवानों को हदायत देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त राह का सबसे बड़ा टारगेट कराची है। दूसरे शहरों में भी इक्का दुक्का वारदातें करवा दी जाती हैं, लेकिन कराची के मखसूस तबकाती और सियासी हालात की बिना पर यहाँ खास तवज्जो दी जाती है। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, तो मुझे भी माउंट इबू इसलिए ले जा रहा था? हाँ, बिला ने जवाब दिया। मैंने बताया ना कि इंटेलिजेंस एजेंसी राह एक एक नौजवान पर लाखों रुपए खर्च करती है। बाद भोले भाले नौजवान भी फंस जाते हैं। तुम भी महज इत्तेफाक से उनके हाथ लग गए थे। जब उन्हें तुम्हारे मादी का पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें कौन बताएगा? मैंने उसे घूरा। बेला कुछ गड़बड़ा सी गई। मेरा मतलब है, वो बात बनाते हुए बोली, तुमने अब तक उनके 7-8 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है। वो तुम्हें हर कीमत पर तलाश करने की कोशिश करेंगे। तुम जैसे आदमियों की उन्हें ज्यादा जरूरत होती है जो अपनी ऐसी कार्रवाइयों से ज्यादा दहशत फैला सके, बेरहम और सफाक। बीला चलने में खामोश रही। फिर मैं बीला से नागराज और पाकिस्तानी नौजवानों को दहशत गर्दी और तकरीब कारी की तरबियत देने वाले उन कैंपों के बारे में पूछता रहा। रात भर जागते और भाग दौड़ करते गुजरी थी। मेरी आंखों में शदीद जलन थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था, जबकि बीला बार बार ऊँग रही थी। आखिरकार बरामदे के गर्द आलूद फर्श पर वो लेटकर सो गई और मैं उठकर आसपास का जायजा लेने लगा। बड़ी खूबसूरत जगह थी। इन इमारतों की मौजूदगी ये जाहिर कर रही थी कि कभी यहाँ बड़ी रौनक होती थी, मगर ये इमारतें अब तकरीबन खंडरों में बदल चुकी थी और साफ लगता था कि अरसे से इस तरफ कोई नहीं आया था। बुलंदी पर वहाँ के मंदिर भी टूट फूट चुका था। अंदर एक चबूतरे पर एक टूटी हुई मूर्ति रखी हुई थी। शायद लोग अपने उस भगवान को भी भूल गए थे और उसे वक्त के हवादस के हवाले कर दिया था। मैं घूम फिर कर दोबारा इसी जगह आ गया। बीला गहरी नींद सो रही थी। एक रोज पहले उसकी टांग पर पट्टी बांधने के लिए उसकी कमीज का दामन फाड़ दिया था, जिससे कमीज छोटी हो गई थी और ऊपर को सिमट गई थी। कमीज के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरी आंखें नींद के बोझ से झुकी जा रही थी और आखिरकार नींद ने मुझे मगलूब कर लिया। मेरी आंख खुली तो राइफल बीला के हाथ में थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी और राइफल मेरे सामने रख दी। मैं इसे चेक कर रही थी। वो किसियानेपन से बोली, तुम्हारी जंबील में कुछ खाने को बचा है या नहीं? मैंने कहा, बहुत कुछ है, बीला ने जवाब दिया। मैं उठकर झील के पानी से मुंह हाथ धोया और दोबारा बरामदे में आ गया। बीला थैले में से कुछ चीजें निकाल चुकी थी। हम दोनों पेट पूजा करने लगे। खाना खाने के बाद मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी और मैं बैठे बैठे ऊँग गया। इस मर्तबा जो आंख खुली तो एक दिलचस्प बल्कि होशरुबा मंदिर देखने को मिला। बीला झील में नहा रही थी। वो किनारे से ज्यादा दूर नहीं थी। मैं उठकर किनारे के करीब आ गया। वो मेरी तरफ देखकर दोनों हाथों से पानी के छींटे उड़ाने लगी। उसके होंठों पर दावत देने वाली मुस्कुराहट थी। मैं जलन में उसकी तरफ देखता रहा। फिर टी शर्ट उतार कर किनारे पर पड़ी हुई उसकी शर्ट के करीब फेंक दी और पानी में छलांग लगा दी। बीला कह के लगाते हुए मेरी तरफ छींटे उड़ा रही थी। मुझे पानी में उतरे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि एक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो किसी गाड़ी के इंजन की बहुत मध्यम सी आवाज थी जो पहाड़ियों में बाज़गश्त पैदा करती हुई महसूस हो रही थी। बीला ने भी ये आवाज सुन ली। उसकी आंखों में तशवीश उभर आई। वो चंद लम्हे इधर उधर देखती रही, फिर किनारे की तरफ तैरती हुई चीखी, भागो नाजी, वो लोग आ रहे हैं। मैं भी तैरते हुए किनारे पर आ गया। बीला उस वक्त उन पहाड़ियों की तरफ देख रही थी जिस तरफ से हम आए थे। बहुत दूर एक पहाड़ी के ढुलवान रास्ते पर सफेद रंग की एक वैन दिखाई दे रही थी। मैंने बीला की तरफ देखा। वो शर्ट पहन चुकी थी और बटन लगा रही थी। मैं टी शर्ट पहनता हुआ बरामदे की तरफ लपका।
जहाँ राइफल के करीब ही रिवाल्वर और थैला भी रखा हुआ था। बिला भी मेरे पीछे ही थी। उसने थैले के साथ रिवाल्वर उठाया तो मैंने कोई एतराज नहीं किया। अब उस पर भरोसा किया जा सकता था कि रिवाल्वर उसके पास रहने दिया जाता। हम दोनों कॉटेज के पिछली तरफ खड़ी हुई जीप की तरफ लपके। मैंने फौरन स्टीयरिंग संभाल कर इंजन स्टार्ट कर दिया। बिला ने सामने की तरफ इशारा किया। मैंने जीप को एक जोरदार झटके से उस तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों ने जीन्स की पैंट पहनी हुई थी जिससे नुचड़ने वाला पानी पैरों के करीब फर्श पर जमा हो रहा था। सर के बालों से भी पानी नुचड़ रहा था। मंदिर की पिछली तरफ रास्ता है, जीप उसी तरफ मोड़ लो, बिला ने कहा। जीप उड़ाती हुई मंदिर वाले टीले पर आ गई। उसके पिछली तरफ एक कुशादा पथरीला सा रास्ता था जो पहाड़ियों के अंदर चला गया था। एक मौके पर हमारी जीप बुलंदी पर आ गई। दाईं तरफ एक ढलान पर वो सफेद वैन उतरती हुई दिखाई दी थी। उसका रुख ऐसा था जैसे वो सामने से हमारा रास्ता काटने की कोशिश कर रही हो। फिर दफदन फायरिंग की आवाज गूंज उठी। वैन से फायरिंग की गई थी लेकिन हम रेंज से बाहर थे। ये लोग आगे निकलकर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कहा। नहीं, बिला ने कहा, वहाँ से कोई रास्ता नहीं है। पहले इन्हें मंदिर की तरफ जाना पड़ेगा। मुतमईन रहो, वो हम तक नहीं पहुँच सकेंगे। आगे बहुत से रास्ते हैं, हम किसी तरफ भी निकल सकते हैं। हमारी जीप एक बार फिर ढलान पर उतरने लगी। इस तरह वो वैन भी हमारी निगाहों से ओझल हो गई। धूप अगरचे खासी तेज थी लेकिन पहाड़ियों पर दरख्त और सरसब्ज झाड़ियों की वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। मैं पुरपीच पथरीले रास्तों पर तेजी से जीप दौड़ाता रहा। सफेर के करीब मैंने जीप रोकी और किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा मगर कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब था कि वो वैन पुरपीच पहाड़ी रास्तों पर किसी और तरफ निकल गई थी। ये जगह खासी महफूज थी। एक तरफ पहाड़ी में खूह सी बनी हुई थी। इस पहाड़ी के दामन में एक छोटी सी नदी भी बह रही थी। जीप का इंजन खासा गर्म हो गया था और हमें भी कुछ आराम की जरूरत थी। मैं जीप से उतरकर नदी के किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद शाम का धुंधलका फैलने लगा। हमने वो रात वहीं फिर गुजारने का फैसला किया। मैंने जीप के पिछले हिस्से से पेट्रोल का कैन उठाकर टैंकी में उंडेल दिया और रेडिएटर में भी पानी डाल दिया। उस जीप के पिछले हिस्से में भी आमने सामने 2 सीटें थी और दूसरी पर बिला। मेरे ख्याल में हम खतरे से बाहर नहीं हुए थे। वो वैन पुरपीच पहाड़ी रास्तों पर भटकी हुई इस तरफ भी आ सकती थी लेकिन इस भाग दौड़ ने मुझे इस कदर थका दिया था कि सीट पर लेटते ही आंखें बंद होने लगी। मैं बहुत गहरी नींद सोया था। आंख खुली तो सुबह की रोशनी फैल रही थी। बिला मुझसे पहले ही जाग चुकी थी और फिर सूरज तलू होने के थोड़ी देर बाद हम वहां से रवाना हो गए। हम दोपहर तक उन पहाड़ियों में सफर करते रहे और फिर एक जगह जीप रोक ली गई। इस जगह गुंजान दरख्त और ऊंची झाड़ियां थी। जीप को उन दरख्तों और झाड़ियों में ऐसी जगह खड़ा किया गया कि दूर से देखा ना जा सके। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ माउंट ईबू शहर है, बिला बता रही थी। वो लोग सोच भी नहीं सकते हम इस तरफ आने की हमाकत करेंगे। वैसे भी यहाँ में कोई पहचानता नहीं, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। सतह समंदर से 4000 फुट की बुलंदी पर वाकई ये शहर बड़ा खूबसूरत है। यहाँ कई मंदिर और लातादाद तारीखी इमारतें हैं। सबसे ज्यादा हुसन नाकी झील में है। यहाँ बड़ी तादाद में सियाह आते रहते हैं, इसलिए हम पर किसी किस्म का शुबा नहीं किया जा सकेगा। ईबू रोड रेलवे स्टेशन शहर से 29 किलोमीटर दूर है। आमदोरफ्त के लिए रात गए तक बसें और टैक्सियां वगैरह चलती रहती हैं। हम बस स्टेशन से किसी भी बस पर बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे और फिर हमें कोई खतरा नहीं होगा। मैं तो मुकम्मल तौर पर अजनबी हूँ, किसी ने अभी तक मुझे नहीं देखा, इसलिए मेरे यहाँ पहचान लिए जाने का कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन तुम उन्हीं की साथी हो। अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो मुझे सिर्फ गोरख सिंह और उसके चंद साथी पहचानते हैं। उनमें से बेशतर को तुम कदालिया की पहाड़ी और उसके आसपास खत्म कर चुके हो। गोरख सिंह ने हमारे बारे में यहाँ इतला तो दे दी होगी लेकिन वो अपना स्टेशन छोड़कर यहाँ नहीं आया होगा, इसलिए यहाँ मुझे भी कोई पहचान नहीं सकेगा, बिला ने जवाब दिया। शाम का अंधेरा फैलने से जरा पहले हमने जीप छोड़ दी और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी ज्यादा बुलंद नहीं थी। चोटी पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखते हुए मेरे ऊँटों से बेइख्तियार सीटी निकल गई। नशेब में दूर तक शहर फैला हुआ था। बाज कला नुमा खूबसूरत इमारतें यहाँ से भी दिखाई दे रही थी। अंधेरा बहुत आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था लेकिन बेशतर रोशनियां जगमगा उठी थी। हम पहाड़ी से उतरकर सालार बाजार की तरफ चलने लगे। ये उस शहर का मरकजी और सबसे खूबसूरत इलाका था। तमाम शॉपिंग सेंटर भी इसी तरफ थे। बाद रात चलते लोग हमें घूर रहे थे। ज्यादातर बेला ही उनकी नजरों का मरकज बनी हुई थी। उसकी शर्ट नीचे से फटी हुई थी, ऊपर के बटन खुले हुए थे। बिला एक दुकान के सामने रुक गई जहाँ मुकामी दस्तकारी की चीजें सजी हुई थी। बिला ने एक सस्ती सी चादर खरीद कर ओढ़ ली। दुकान से निकलकर चंद कदम चलने के बाद वो रुक गई। सामने काफी दूर 2 पुलिस वाले टहलते हुए नजर आ रहे थे। तुम्हारी गन कहाँ है? बिला ने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की। शर्ट के नीचे छुपा रखी है। क्यों? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। यहाँ पुलिस वाले अजनबियों को बिला वजह परेशान करते रहते हैं, कुछ रकम बटोरने के लिए। वो जामा तलाशी से भी नहीं चौंकते। गन मुझे दे दो, जाहिर है वो मेरी जामा तलाशी लेने की कोशिश नहीं करेंगे, बिला ने कहा और चादर दोनों हाथों से इस तरह फैला दी जैसे उसे अपने जिस्म पर दुरुस्त करना चाहती हो। मैंने बड़ी फुर्ती से अपनी टी शर्ट के नीचे से राइफल निकाल कर उसके हाथ में थमा दी और उसने चादर दुरुस्त कर ली। बिला का कहना दुरुस्त साबित हुआ। सामने से आने वाले पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। चंद उल्टे सीधे सवाल किए। एक ने मेरा लिबास भी थपथपा कर देखा। वो बिला को
खा जाने वाली नजरों से तो घूर रहे थे, लेकिन उसके जिस्म को हाथ लगाने की कोशिश किसी ने नहीं की। पुलिस वाले आगे बढ़ गए और हम अपने रास्ते पर चल दिए। अगर राइफल मेरे पास होती तो यकीनन पकड़े गए होते या मारदार शुरू हो चुकी होती। बिला सालार बाजार की तरफ जाने की बजाय दूसरी सड़क पर मुड़ गई। तकरीबन 20 मिनट बाद हम एक बहुत बड़े मंदिर के सामने मौजूद थे। मंदिर में मैं जरा भगवान से प्रार्थना कर लूं, फिर दूसरे गेट से बस स्टेशन की तरफ निकल चलेंगे, बिला ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैं में बरामदे के सुतून के करीब रुक गया। बिला अंदर जाकर चंद मिनट बाद वापस आई और फिर हम तवील बरामदे में एक तरफ चलने लगे और आखिरकार एक दरवाजे में दाखिल हो गए। ये बहुत बड़ा कमरा था। फर्श पर 15-20 आदमी बैठे हुए थे और सामने वसी व अरीज चबूतरे पर एक लंबा तिरंगा आदमी खड़ा था। उसने गिरवे रंग का लंबा सा चोगा पहन रखा था, लेकिन शेव और सर भी गंजा था। मोटी मोटी आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। उसके गले में 2-3 मालाएं थी। मैं कांप उठा। वो स्याह कोबरा था जो मुसलसल हरकत कर रहा था। उस शख्स के चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। उसके साथ एक छोटी सी मेज रखी हुई थी जिसके एक तरफ खूबसूरत पिटारी रखी हुई थी और मेज के वस में दूध से भरा हुआ शीशे का प्याला रखा हुआ था। वो शख्स संस्कृत जबान में कुछ कह रहा था। फिर उसने झुककर पिटारी का ढक्कन उठा दिया। एक खौफनाक किस्म का सांप मुंह फैलाए पिटारी से बरामद हुआ और रेंगता हुआ प्याले से दूध पीने लगा। दूध पीने के बाद वो सांप फिर पिटारी में चला गया। उस शख्स ने पिटारी का ढक्कन बंद कर दिया, दोनों हाथों से दूध का प्याला उठाकर होंठों से लगा लिया। वो एक ही सांस में सारा दूध पी गया और खाली प्याला मेज पर फेंक दिया। ये नागराज है, बिला ने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। अब ये भाषण देगा। हमें इसके सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलना है। इन आदमियों के करीब फर्श पर बैठ जाओ। हम आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए दूसरी तरफ निकल जाएंगे। न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने एक नजर नागराज की तरफ देखा और आगे बढ़कर फर्श पर बैठ गया। बिला भी मेरे करीब ही बैठ गई। नागराज भाषण शुरू कर चुका था। उसका मौजू पाप और पन था। फिर वो जुल्म के खिलाफ बोलने लगा, फिर अपराध की बातें होने लगी। वो बार बार मेरी तरफ भी देख रहा था, जैसे बराह रास्त मेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अगर बिला मुझे पहले उसके बारे में सब कुछ बता ना चुकी होती तो मैं उसकी बातों से जरूर मुतासर हो जाता। हम सब अपराधी हैं, वो कह रहा था। अपराध हमारे मन में है। जब तक हम अपने मन को दर्पण की तरफ नहीं करेंगे, अपराध खत्म नहीं होगा। उसके लिए संघर्ष की जरूरत है। बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बड़े कष्ट उठाने होंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मगर हम दूसरों को धोखा देते हैं, फरेब देते हैं। दूसरे हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। कोई अपराधी छुप नहीं सकता। इस लम्हे भी हम में एक अपराधी मौजूद है। मगर मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मैंने बिला को कूनी मार के इशारा किया और उठकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। बिला भी अपनी जगह से उठ गई। दूसरे ही लम्हे वो उछलकर मेरे सामने आ गई। उसने चादर जिस्म से उतार कर फेंक दी और मुझे राइफल की जद पर लेते हुए चीखी, नागराज, यही है वो अपराधी जो अब तक कई आदमियों की हत्या कर चुका है। यही है वो पाखंडी जिसकी तलाश में तुम्हारे आदमी मारे मारे फिर रहे हैं। मैं अपनी जगह पर बेसुध हरकत होकर रह गया। दिमाग सुन्न हो गया। रगों में खून मुंजमद होता हुआ महसूस होने लगा और मैं पथराई हुई नजरों से बिला को देखता रह गया। मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा तारी था। सनसनी की एक लहर थी जिसने पूरे वजूद को लपेट में ले लिया था। हड्डियों का गोदा तक शायद बर्फ की तरह जम कर रह गया था। रीढ़ की हड्डी पर चींटियां और गर्दन पर केंचुए से रेंगते हुए महसूस हुए। एक लम्हे को तो यूं महसूस हुआ जैसे इस दुनिया में मेरा वजूद ही ना रहा हो और फिर जैसे मैं होश में आया। बिला की इस इक़दाम ने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मैंने कठिन तरीन हालात का मुकाबला किया था। मौत की आंखों में झांक कर देखा था, लेकिन कभी इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था। मेरी टांगें होले होले कांपने लगी। लगता था लड़खड़ा कर गिर पड़ूंगा, लेकिन मैंने फौरन इस कैफियत पर काबू पा लिया और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने आप को बहुत ज़हीन समझा था, लेकिन बिला मुझसे ज्यादा चालाक साबित हुई। मैं समझता था कि अपनी जान के खौफ से वो मुझसे गद्दारी नहीं करेगी। पिछले 2 दिनों के दौरान वो कम से कम 3 मरतबा अपने आप को इस तरह मेरे हवाले कर चुकी थी कि कोई शरीफ औरत उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और ये मेरी सबसे बड़ी हमाकत थी कि बिला को जेर कर लेने के बाद मैं उसे शरीफ समझने लगा था और ये फर्ज कर लिया था कि अब वो मेरे खूंटे से बंध चुकी है और मुझसे अलग होने का ख्याल भी उसके जहन में नहीं आएगा। लेकिन वो बहुत अय्यार साबित हुई। उसने इसी दौरान कदम कदम पर मेरा साथ दिया। मौत के उन फरिश्तों से बचने के लिए बार बार मेरी मदद की। उसकी मदद से उनके कई आदमी मेरे हाथों मारे भी गए। बार बार मेरे हाथों लूट कर अपने आदमी मरवा कर मैंने फर्ज कर लिया कि अब वो मुझसे दूर नहीं होगी। लेकिन मैं ये भूल गया था कि वो एक ऐसी तंजीम की रुकन थी जो इसराइली मोसाद के बाद दहशतगर्दी और तकरीब कारी में दूसरे नंबर पर थी। मैं अखबारात में राह की सरगर्मियों के बारे में पढ़ता रहता था। पाकिस्तान की सरहदों के अंदर होने वाली तकरीब कारी और दहशतगर्दी की हर वारदात के पीछे राह का हाथ होता था। ट्रेनों, बस और पब्लिक मुकामात पर बमों के धमाके, सड़कों पर फायरिंग वगैरह उसी तंजीम की कारस्तानियां थी और बिला भी उस तंजीम की कारकुन थी जो पाकिस्तान को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। बेवकूफ तो मैं था जो बिला जैसी औरत के चक्कर में आ गया था।
वो कितनी खूबसूरती से मुझे बेवकूफ बनाती रही थी। अपने आदमियों को मेरे हाथों मरवा कर उसने मेरा एतमाद हासिल किया था। नागराज और दूसरे लोगों की सफाकियों की किस्से सुनाकर उसने मेरी हमदर्दियां हासिल की थी और इसी दौरान बड़ी होशियारी और चालाकी से मुझे बतदरीज मौत की भयानक वादी की तरफ धकेलती रही थी और मैं बड़े इत्मीनान से उसके फैलाए हुए जाल में फंस गया था। वो अगर चाहती तो रास्ते में भी किसी जगह मुझ पर काबू पाने की कोशिश कर सकती थी। ऐसे कई मौके उसे मिले थे। वो बड़ी आसानी से मुझे राइफल की जद पर लेकर अपनी बात मनवा सकती थी, लेकिन वो मेरी जहानत और बेवकूफ़ी से भी वाकिफ रही होगी। उसे अंदेशा रहा होगा कि उसकी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी और उल्टा उसी को नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया और मैं बड़ी आसानी से उसकी चाल में आ गया था। बीला इस वक्त राइफल ताने मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर बिखरी हुई सफाकी ने उसका सारा हुस्न गारत कर दिया था। आंखों में बेपनाह सर्द मोरी थी। उसकी उंगली राइफल के ट्रैगर पर थी और मैं अंदाजा लगा सकता था कि मेरी किसी मामूली सी हरकत पर भी ट्रैगर दबाने से वो दरेग नहीं करेगी। बीला, मैंने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम ये भूल गई हो कि ये लोग अब भी तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे? और तुम ये भूल गए हो कि मैं भारतीय नारी हूँ। बेला के होंठों से सरसराती आवाज निकली। भारतीय नारी अपने खून की बलि तो दे सकती है, लेकिन अपने देश को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ओह, और वो जो तुम मेरे साथ, तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए मैं अब भी तैयार हूँ। बेला ने मेरी बात काट दी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। इसमें कोई शुबा नहीं कि तुम एक बहुत मजबूत और ताकतवर मर्द हो। तुम्हारा गुर्ब हासिल करने के बाद कोई औरत किसी दूसरे मर्द के पास जाना पसंद नहीं करेगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, वो सब कुछ तो मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी में लेने के लिए किया था। मेरी इज्जत मेरे देश की इज्जत से ज्यादा अहम तो नहीं। बड़े अजीब हालात थे। मैंने कहा, वो जिस देश की औरतें इस तरह अपनी इज्जत लुटाती फिर रही हूँ तो उस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। बहरहाल राइफल नीचे कर लो। लोग कुछ खौफजदा से हो रहे हैं और वो जल्लाद भी हमारी तरफ देख रहा है। इससे पहले कि सूरत-ए-हाल बिगड़ जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस ख्याल को जहन से निकाल दो कि अब तुम यहाँ से जा सकोगे। बेला गुर्राई। कन्या! नागराज की गूंजती हुई आवाज सुनकर मैंने उस तरफ देखा। वो खून भरी सुर्ख आंखों से हमारी तरफ देख रहा था। कौन हो तुम कन्या? और ये मूर्ख कौन है जिस पर तुम इतने बड़े अपराध का आरोप लगा रही हो? नागराज! बेला चीखी। ये वही अपराधी है जो अब तक कई खून कर चुका है। इसे पाकिस्तान से लाया जा रहा था। रास्ते में इसने अपने 3 मुआफिजों को गोलियों से छिलनी कर दिया और उसके बाद ये खून पर खून करता चला जा रहा है। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ तक लाया है। मेरा ख्याल है नागराज ने बेला को पहचान लिया था, लेकिन दूसरे लोगों की मौजूदगी में उससे शनासाई को जाहिर नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त मंदिर में था और मंदिर में उसकी हैसियत कुछ और थी। अगर ये हत्यारा है तो इसे कानून के हवाले किया जाना चाहिए था, नागराज ने कहा। ऐसी चीजों के फैसले कानून ही करता है। ये मंदिर है, भगवान का घर। दुनिया में इससे पवित्र जगह और कोई नहीं हो सकती। वैसी बातें पसंद नहीं करता जिससे ये पवित्र स्थान नापाक हो जाए। तुम अपनी ये राइफल फेंक दो और इसे दरवाजे से बाहर ले जाओ। इसका फैसला करने का हमें कोई अधिकार नहीं। इसे ले जाओ यहाँ से। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह लाताल्लुकी का इजहार करेगा, लेकिन बात मेरी समझ में आ गई। वो किसी किस्म का शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करके लोगों के सामने अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता था। वो तो पाप, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ भाषण दे रहा था। ऐसी कोई बात नहीं कर सकता था जिससे उसकी नेक नामी पर हर्फ आता। इसने उसने बेला को झिड़क दिया और उसे राइफल फेंक कर मुझे यहाँ से ले जाने का हुक्म दिया। बेला ने भी हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने राइफल फेंक दी। जब बेला मुझ पर राइफल तान कर चीखी थी तो वहाँ बैठे हुए सब लोग ही खड़े हो गए थे। 6 तो खौफजदा होकर भाग गए थे और इस वक्त हाल में सिर्फ 8-10 आदमी रह गए थे। उनमें से 2 आदमी उठकर आगे आ गए। महाराज, उनमें से एक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप आज्ञा दें तो हम इस अपराधी को पुलिस के हवाले कर दें। नारी अकेली है, आपने उसे निहत्था भी कर दिया है। कहीं रास्ते में ये पाखंडी उस नारी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। शांत रहो, नागराज ने हाथ उठाते हुए कहा। ये नारी से हमारे चरणों तक लाई है तो इसे पुलिस तक भी ले जाएगी। मेरा आशीर्वाद इसके साथ रहेगा। वो चंद मुंह खामोश हुआ, फिर बेला को मुखातिब करते हुए बोला, इसे यहाँ से ले जाओ कन्या। हम धर्मचारी लोग ऐसे मामलों से दूर रहना चाहते हैं। हमें इस हालत में मत उलझाओ। जाओ, इसे ले जाओ। बेला की आंखों में एक लम्हे को उलझन सी तैर गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसके मुंह से बिल्ली जैसी हल्की सी वो राहट निकली। उस दरवाजे की तरफ चलो और ये बात जहन में रखना कि मेरे पास रिवाल्वर मौजूद है। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई।
हाल में मौजूद लोग दोबारा अपनी जगहों पर बैठ चुके थे और नागराज का भाषण भी दोबारा शुरू हो गया था। मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बेला मेरे साथ जुड़कर चल रही थी। मैंने बहरहाल ये तय कर लिया था कि मंदिर से निकलते ही बेला की गर्दन नाप लूंगा और उसे ऐसी सजा दूंगा कि आइंदा जिंदगी में किसी के साथ इस तरह का धोखा करने की कोशिश न करे। लेकिन मैं एक बार फिर ये भूल गया कि मैं ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गया था जो नायत, अय्यार, धोखेबाज, सफाक और जालिम थे। उस दरवाजे के बाहर दाईं बाईं बहुत कुशादा और तवील बरामदा था, जिसके सामने कुशादा सेहन था और उसके दूसरी तरफ भी मंदिर के हिस्से की कोई इमारत थी। बरामदे और सेहन में बहुत से लोगों की आमदोरफ्त थी। मेरे लिए फरार का बेहतरीन मौका था। इतने बहुत से लोगों की मौजूदगी में बेला गोली चलाने की हमाकत नहीं करेगी। मैं भी सोच ही रहा था कि बरामदे में निकलते ही दो आदमी दाएं बाएं मेरे साथ जुड़कर चलने लगे। उसके साथ ही एक सरगोशियाना आवाज मेरी समाज से टकराई, कोई बुरा ख्याल मन में मत लाइयो भैया, वरना तुम्हारी यहाँ कोई नहीं चलेगी। मेरे मुंह से बेख्तियार सांस निकल गया। अब तक नागराज की चाल भी मेरी समय में आ गई थी। उसने अपने चेलों के सामने मुझे बेला के साथ हाल से निकलने का मौका तो दे दिया था, लेकिन यहाँ उसके गुर्गे मेरे मुंतजिर थे और बाहर निकलते ही उन्होंने दोनों तरफ से मुझे घेर लिया था। पिस्तौलों की चुभन मैं अपने दोनों पहलुओं में महसूस कर रहा था। वो सामने वाले बरामदे में जाना है भैया, इस मर्तबा दूसरा आदमी बोला। उस इमारत के नीचे एक तय खाना है जहाँ ना तो बाहर की कोई आवाज सुनाई देती है और ना ही अंदर की आवाज बाहर सुनी जा सकती है। उस तय खाने में चलकर तुमसे हिसाब किताब करेंगे। वैसे तुम हो बहुत हरामी आदमी, इतने थोड़े से वक्त में इतना लंबा चौड़ा खाता खोल दिया। नागराज तुमसे नाराज भी है और बहुत खुश भी। वो शख्स रुके बगैर बोलता रहा। नाराज इसलिए कि तुमने उसके कई बंदे मार दिए हैं और खुश इसलिए कि बहुत अरसे बाद तेरे जैसा बंदा मिला है। तुम्हें जब सुधाकर वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा तो वहाँ तो क़यामत आ जाएगी। वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं भैया, नागराज तेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा, बड़ा ख्याल रखेगा तेरा। हिसाब किताब तो हमें करना है और नागराज के आने से पहले पहले हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। बस अब चुपके से साथ चलता रहे। सेहन में बहुत से लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। मैंने मोहताज निगाहों से इधर उधर देखा। ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था। अगर ये लोग मुझे तय खाने तक ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरी आजादी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और उस तय खाने में मेरे साथ जो कुछ होना था उसका भी मुझे अंदाजा था। नागराज को देखते ही मैं समझ गया था कि वह दुनिया का सफाक तरीन आदमी है। मैंने अब तक उनके कम से कम 8 बंदे मार दिए थे। वो मुझे तय खाने में मेहमान बनाकर तो नहीं रखेंगे। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। दोनों तरफ से पिस्तौलों की चुभन अब भी महसूस हो रही थी। मैं चलते चलते रुक गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ सकते मैंने बड़ी तेजी से दोनों कूनियां पीछे की तरफ मारी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मेरी दोनों कूनियां उन दोनों की कलाइयों पर लगी। उनके पिस्तौल दोनों तरफ मेरे पहलुओं से हट गए। उनमें से एक के मुंह से ऊं की आवाज निकल गई, लेकिन मैं उनका रद्देमल देखने के लिए वहां रुका नहीं। सामने एक साधु दोनों हाथ जोड़े चला जा रहा था। टखनों तक गिरवे रंग का बैला सा चोगा, बेताशा बड़े हुए बाल, दाढ़ी और मूंछों के बाल भी इस तरह बड़े हुए थे कि मुंह का दाना छुप गया था। सिर्फ फूले हुए गाल और सुर्ख आंखें नजर आ रही थी। माथे पर कशका था। अपने उन दोनों अय्यारों को धक्का देने के बाद मैं उस साधु की तरफ लपका। वैसे मुझे अंदाजा था कि उन दोनों अय्यारों बल्कि उनके साथ बेला का रद्द अमल क्या होगा। मैंने बिजली के कोंदे की तरह लपक कर उस साधु को पकड़कर उनकी तरफ धकेल दिया। मेरी यह कार्रवाई भी उनके लिए गैर मुतवक्को थी। साधु उन दोनों से जा टकराया और उसके साथ ही बैक वक्त 2 फायर हो गए और 2 गोलियां उस साधु के सीने में पेवस्त हो गई। साधु उन दोनों को साथ लेता हुआ नीचे गिर पड़ा। उन्होंने गोलियां इस तरारी कैफियत में चलाई थी। मेरे ख्याल में वो यही समझे थे कि मैंने पलटकर उन पर हमला किया था और उन दोनों ने बैक वक्त गोलियां चला दी थी। पूजा के लिए आने वाला बेचारा साधु गोलियां खाकर ढेर हो गया था। वो दोनों साधु को एक तरफ धकेल कर बड़ी फुर्ती से उठ खड़े हुए। उनमें से एक ने मुझे भागते हुए देखकर फिर गोली चला दी और इस मर्तबा ये गोली एक बूढ़ी औरत के सीने में पेवस्त हो गई, जो दोनों हाथों में एक थाल उठाए अंदर की तरफ जा रही थी। थाल में एक नारियल, फूलों का हार, कुछ मिठाई और ऐसी ही चीजें थी। गोली लगते ही उसके मुंह से चीख निकली। वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराई। थाल उसके हाथ से नीचे पुख्ता फर्श पर गिरा और छन्नाके की आवाज पैदा करता हुआ एक तरफ लुढ़कने लगा। पहली 2 गोलियां उस वक्त चली थी जब साधु उन दोनों के ऊपर गिरा था। दोनों के पिस्तौल साधु के सीने के साथ मिल गए थे, इसलिए गोलियों की आवाज ज्यादा नहीं उभर सकी थी और लोग उस तरफ मुतवज्जो नहीं हुए थे। लेकिन तीसरी गोली और बुढ़िया की चीख और थाल के छन्नाके से वहाँ एक भगदड़ मच गई थी। औरतों की चीखें आसमान की खबर लाने लगी। मर्द भी चीखते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। मैं उस वक्त तक लोगों को धकेलता हुआ मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसी लम्हे एक और फायर हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा ये गोली बेला ने चलाई थी। उसने निशाना तो मेरा ही लिया होगा, लेकिन गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। उन दोनों में से एक आदमी फिर किसी औरत से टकरा कर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदहवास लोगों को इधर उधर धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। नाजी रुक जाओ, तुम बचकर नहीं जा सकोगे, मैं कहती हूँ रुक जाओ। बेला की चीखती हुई आवाज सुनाई दी।
मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। बेला मुझसे तकरीबन 20 गज के फासले पर थी और इत्तेफाक से इस वक्त मेरे और उसके दरमियान और कोई नहीं था। बेला ने रिवॉल्वर को दोनों हाथों में थाम रखा था और वो फायर करने की पोजीशन में थी।